हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये पंक्तियां दोस्तों इकबाल ने लिखी है। आप समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सचिन मंसारे। और दोस्तों आज हम हिंदी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका संवैधानिक विकास, और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हिंदी जो है, हिंदी शब्द कहाँ से आया, या हिंदी शब्द और भाषा क्या ये अलग अलग है। तो जी हाँ, ये अलग अलग है दोस्तों। हम इसको क्या करते हैं कि हम दोनों को एक मान लेते हैं। जबकि हिंदी शब्द कहाँ से आया है और इसके बारे में फुल डिस्कशन हम करेंगे कि हिंदी शब्द क्या होता है, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें कि दोस्तों जो हिंदी शब्द है ये कहाँ से आया है। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी आने कहाँ से आई है, तो दोस्तों संस्कृत से आई है, आपको मालूम होगा। लेकिन आप बात करें कि ये इनको बोलने वाले कौन थे, तो दोस्तों आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में सुना होगा कि 7 नदियों का समूह जो था, सिंधु नदी हो गई, IJCVER यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये 7 नदियों का समूह था। वहां पर आर्य आए थे और दोस्तों वो क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। पहली बात ये संस्कृत बोलते थे, संस्कृत से आकर क्या हिंदी बोलने लगे। और दोस्तों बात करें कि हिंदी शब्द किसकी देन है, तो हिंदी शब्द दोस्तों ईरान या ईरानियों जिनको बोलते हैं, फारसी, पारसी, पर्शियन भाषा का एक शब्द माना जाता है हिंदी को। और सिंधु यानी सिंधु नदी के बारे में मालूम होगा कि सिंधु के पास का जो स्थान है, इसलिए सिंधु को क्या बोलते थे दोस्तों, ह बोलते थे। स को ह बोलते थे, त थ को त बोलते थे, द ध को द बोलते थे, प फ को प बोलते थे। तो सिंधु के पास का जो स्थान था, यानी कि सिंधु को, स को क्या बोलेंगे, ह बोलेंगे। तो सिंधु के पास का स्थान जो था उसको क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तान दिया गया। तो हिंदी क्या है, तो दोस्तों हिंदी एक भाषा है। अब हिंदी की भाषा के बारे में बात करें कि जो भाषा है ये दोस्तों संस्कृत की भाषा जो है, संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। तो भाष का मतलब क्या होता है, भाष का मतलब होता है प्रकट करना। तो क्या प्रकट करना, मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य में मानवता होती है। यानी मानवता मतलब क्या कि किसी के दुख को देखकर दुख उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाता है, मानवता। तो दोस्तों क्या होता है कि भाव प्रकट होते हैं, यानी कि भाव, विचार, और इनके माध्यम से क्या होती है, अपने जो भाव, मन में जो मानवता है और जो भाव है इसको प्रकट करना, भावों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना, ये क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। फिर बात करें दोस्तों कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और मनुष्य अपने भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से करता है, से करता है, अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, जिस माध्यम का उपयोग करता है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, भाषा होगी। और बिना बोले कोई कहेगा, बोलना, लिखना, ये सब क्या करेंगे, इनके क्या है, एक भाषा, एक भाव है, एक विचार है, इनको प्रकट करना। तो वो किसके माध्यम से होगी दोस्तों, भाषा के माध्यम से होगी। और जो हिंदी है दोस्तों, ये विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा इसको माना जाता है। और बात करें कि सभी भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है दोस्तों, संस्कृत कहा जाता है। तो संस्कृत भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। आपने इससे पहले एक ऑडियो लेक्चर और आएगा इसके बाद में, उसके बारे में फुल डिटेल में हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि दोस्तों सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है, संस्कृत को। और संस्कृत भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब ये कि जहां जिसका वर्णन मतलब वेदों में मिलता हो, जिस भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता हो, वेदों में मिलता हो, वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत मतलब जो लोगों के द्वारा प्रयोग में ज्यादा उपयोग में आती हो, उसे लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत की बात करें तो दोस्तों ये 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। संस्कृत के बाद दोस्तों क्या आती है, पाली। और पाली आती है दोस्तों 500 ईसा पूर्व से लगाकर पहली ईसा में। तो ये बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे हैं, जैसे अगुंतर निकाय और भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, ये सभी किस में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए हैं। भगवान बुद्ध उस समय थे, उस समय की बात है जब पाली भाषा बोली जाती थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पहली ईसा से लगाकर 500 ईसा तक प्राकृत भाषा हुई। तो प्राकृत भाषा की कौन प्रयोग करता था, तो जो जितने भी जैन ग्रंथ बने हैं, भगवती सूत्र हुआ, त्रिपट हुआ, त्रिरत्न हुए, तो ये सभी किस में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए। इसके बाद क्या होता है
कि धीरे धीरे इनका पतन होता है, तो वो कौन सी भाषा आ जाती है? अपभ्रंश, अवहट्ट, अवहट्ट, जिनका मतलब होता है कि बिगड़ा रूप। हिंदी का सबसे बोला जा सकता है कि सबसे बिगड़ा रूप जिसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं? अपभ्रंश को, अवहट्ट को। इसके बाद में कौन सी भाषा आती है? शोरसेनी। शोरसेनी दोस्तों 500 ईसा से लगाकर 1000 ईसा तक ये शोरसेनी चलती है। इसके बाद में वर्तमान की बात करें कि जो वर्तमान वाली हिंदी हम देख रहे हैं, ये 1000 ईसा यानी 1000 ईस्वी में वर्तमान समय तक दोस्तों, अभी वर्तमान की हम बात करें तो हिंदी है जो हम बोल रहे हैं, ये 1000 इस मतलब शताब्दी या ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा जो है वो हिंदी, और बोली के रूप में पूछा जाए तो बोली दोस्तों भोजपुरी होती है। और हिंदी का जो मानक समय माना जाता है 1100 ईस्वी। और फिर इसको हमने बांटते हैं प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से लगाकर 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी तो दोस्तों 1400 ईस्वी से लगाकर 1850 ईस्वी तक, आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से लगाकर जो अब तक हम बात कर रहे हैं वो क्या आधुनिक हिंदी के रूप में आती है। और बात करें दोस्तों लिपि के बारे में कि लिपि में क्या होता है कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और वो जो लिपि होती है दोस्तों क्या निश्चित चिन्ह होते हैं। यानी और एक लैंग्वेज में देखा जाए तो प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, और इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो जैसे बात करें ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों ये जो वेद है सब ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और जो हमारी हिंदी है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और जैसे अंग्रेजी की बात करें, पूछा जाता है कि बताइए कि अंग्रेजी कौन सी लिपि की लैंग्वेज है? तो दोस्तों अंग्रेजी जो भाषा है ये रोमन भाषा, रोमन लिपि जो है, रोमन लिपि से ली गई है, यानी कि रोमन इसकी लिपि है, और भाषा कौन सी? अंग्रेजी। और हमारे हिंदी का पूछा जाए कि हिंदी में कौन सी लिपि का प्रयोग होता है, तो दोस्तों देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। गुजराती जो भाषा है वहां भी देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। संस्कृत में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। और वेद जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और जो देवनागरी लिपि है दोस्तों ये कहाँ से आई है? तो ये ब्राह्मी लिपि से ही है। यानी कि बोल सकते हैं कि हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, और जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। और दोस्तों लिपि में कोई स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में देखें कि हिंदी का मतलब क्या? तो हिन प्लस दी यानी कि दू, हिन धन दू। हिंदू की बात कर लेते हैं, हिंदी से निकलकर हिंदू वर्ड आता है। तो हिन का मतलब होता है हनन करने वाला, और दू का मतलब होता है दुष्ट। मतलब क्या? दुष्टों का हनन करने वाला। ठीक है। और एक नया वर्ड आता है हिन प्लस दू। हिन मतलब क्या? हिनों का दलन करने वाला, दू से दलन। तो इसको दोस्तों क्या किया गया है? स्वीकार नहीं किया गया है। किसका स्वीकार? हिनों का दलन, यानी कि जो कमजोर लोग हैं उनका दलन, यानी उनपे दलन करना, उनपे राज करना, तो ये दोस्तों स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि किसको किया गया है? हिन प्लस दू का, यानी कि हिन का मतलब हनन करने वाला, दू का मतलब दुष्ट। तो किन लोगों का हनन करने वाला? दुष्टों का हनन करने वाला। इसका मतलब यहाँ पर वर्णन मिलता है। और वही बात है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये इकबाल ने इसको लिखा है, इन पंक्तियों को लिखा है। अच्छा, एक बात और कि ये हमें वर्तमान में कहाँ पर मिलता है कि हमारी जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी, संविधान में कहाँ पर वर्णन दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 का खंड 1 में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कई बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 का खंड 1 में कहा गया है। अब बात करते हैं हम नेशनल लैंग्वेज के बारे में, यानी कि राष्ट्रभाषा के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है यानी कि समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जनमन के विचार विनिमय का माध्यम हो, क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब बात की जाए कि इसका किस तरीके से यहाँ पर भारत में उद्गम हुआ। उद्गम तो हो चुका है, लेकिन इसके बारे में क्या प्रयास किए गए अंग्रेजों के द्वारा।
तो दोस्तों अंग्रेज सबसे पहले 1600 ईस्वी में आए थे, यानी कि 31 दिसंबर 1599 को, और सूरत में पहली कोठी डालते आए। शुरुआत करते हैं 1908 में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको जैसे ही आते हैं तो हिंदी उनको टफ पड़ती है, तो ये क्या करते हैं कि फारसी और अंग्रेजी, क्योंकि बोलेंगे अंग्रेज अधिकतर बोलते थे कौन सी लैंग्वेज, अंग्रेजी और फारसी, तो उनमें संवाद नहीं हो पा रहा था, मतलब सही से समझ नहीं पा रहे थे। इंडिया हमारे जो लोग थे वो हिंदी बोलते थे, अंग्रेजी नहीं बोलते थे, फारसी नहीं बोलते थे, जबकि अंग्रेज क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे और फारसी बोलते थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रयास आते के साथ क्या किया कि इनकी संवाद नहीं हो रहा था, बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था इंडियन और अंग्रेजों में। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया, और फोर्ट विलियम कॉलेज खोल के उन्होंने क्या कहा कि वहां पर हिंदी की क्लास चालू करी कि भाई हिंदी सीखेंगे हम लोग, और अंग्रेजी भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो अंग्रेजी की शुरुआत करी, और फिर इसके बाद में क्या होता है कि मेटकाफ ने इनके बारे में एक बात कही 1806 में। मेटकाफ ने दोस्तों 1806 में अपने गुरु को पत्र लिखा, और गुरु कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट, उनको लिखा और कहा कि आप कहीं नहीं कुछ क्या कीजिएगा कि यहाँ पर जो कॉलेज खोली गई है इसमें अंग्रेजी और फारसी का मतलब शिक्षक भेजिए वहां से, और यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज खोल रहे हैं जिनमें हम क्या करेंगे कि इन लोगों को इंडियन लोगों को हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी से क्या होगा वो सीख जाएंगे तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर धीमे से दोस्तों वहां पर हिंदी भी पढ़ाई जाने लगी। और राष्ट्रभाषा के बारे में गांधी जी ने अपने क्या विचार दिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र क्या है, गूंगा है, कि किसी को भाषा जो हिंदी नहीं आ रही है तो बिना राष्ट्रभाषा के दोस्तों राष्ट्र क्या है, पूरा देश क्या है, गूंगा है। और टॉमस जो रोबक है वो आए थे 1807 में, और उन्होंने एक बात कही कि इंग्लैंड जाने वालों को दोस्तों लैटिन फ्रेंच के बदले क्या सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहिए। क्या कहा टॉमस रोबक ने कि 1807 में कि इंग्लैंड, जो भी इंडिया के लोग इंग्लैंड जा रहे हैं तो वो इंग्लैंड जाए तो लैटिन और फ्रेंच न सीखे, इसके बदले में क्या सीखे, वो अंग्रेजी सीखे। और फिर इंग्लैंड वालों को कहा कि भारत में आने वाले जो भी है वो व्यक्ति अरबी और फारसी और संस्कृत के बजाय दोस्तों क्या सीखे, हिंदी सीखनी चाहिए उन लोगों को। विलियम कैरी जो है दोस्तों ये हिंदी के बारे में विचार रखते हैं, और क्या कहते हैं विलियम कैरी, तो विलियम कैरी कहते हैं कि एक प्रदेश नहीं पूरे देश में बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। और जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, कि हिंदी दोस्तों क्या है कि आम बोलचाल की क्या है, एक महाभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के अध्यक्ष चुने गए बीजी खेर, और ये 1955 में हिंदी का दोस्तों विकास क्रम जो है, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी, ये क्या है कि इसका विकास क्रम है। और दोस्तों बात करें कि ये कहाँ से आई है, तो दोस्तों ये ईरानियों, फारसी, पारसी, पर्शियन भाषा का क्या माना जाता है, शब्द माना जाता है। और सिंधु के पास का जो स्थान है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। और जो भाषा परिवार है दोस्तों, भारत में 4 भाषा परिवार इसके बारे में मिलता है वर्णन। यानी कि बात करें कि ये जो हिंदी है विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में, 3,000 भाषाओं में से एक मानी जाती है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी मतलब ये बोल सकते हैं कि वियोगात्मक है, और बोल सकते हैं एनालिसिस लैंग्वेज है। और भाषा परिवार के आधार पर दोस्तों भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा मानी जाती है। किसके आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर। तो भारत में 4 भाषा परिवार है, जैसे भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं यहाँ पर। और भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। और भारत में बोलने वालों को प्रतिशत देख लेते हैं कि भाषा परिवार जैसे भारोपीय है 73%, द्रविड़ है 25%, ऑस्ट्रिक है 1.3%, चीनी जो तिब्बती है 0.7%,